146 करोड़ का केस था, तो क्या था और उसका सुराग कैसे मिला आपको? बैंक रॉबरी ऑनलाइन हो रही है, ये डकैती जो है ऑनलाइन हो रही है। अब सोचिए पूरा बैंक का बैंक लूट ले रहे हैं। 146 करोड़ बैंक को वापस मैंने कराया, 14 लोगों को मैंने अरेस्ट किया। बदमाश एक अकाउंट थोड़ा यूज कर रहा है, हजारों की संख्या में न्यू अकाउंट बदमाश जो है यूज कर रहा है। इसमें 10,000 डाला, उसमें 10,000 डाला, उसमें 25,000 डाला, उसमें 50,000 डाला, इस तरह 10,000 अकाउंट है। कैमरे से हम लोग वॉच कर रहे हैं आपको। आप देखिए आपके घर में ये चीज़ दिख रहा है, बैकग्राउंड में ये चीज़ दिख रहा है। अभी सोचते यार इसको सब कुछ पता है। लोगों को यही नहीं पता चल पाता कि वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करा है, उस एप्लीकेशन के थ्रू सब देख रहा है कि आपके घर में क्या है, ये पंखा है, ये बेड है, ये अलमीरा है, सब वो बताता है। आदमी दहशत में आके पूरे अकाउंट का डिटेल्स दे देता है, पूरा अकाउंट का पैसा चला जाता है। एक बैंक है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसके टॉप बॉस को ऑफर मिला कि लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड बैंक के सीईओ के लिए आपका रिक्रूटमेंट है। 56 लाख रुपए उसने दे दिया। और चेन्नई का था, मैंने केस इन्वेस्टिगेट किया था और एक नाइजीरियन को अरेस्ट किया था ग्रेटर नोएडा। मेरे पास लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल के कई फोन आए। डीजी डायरेक्टर जनरल पुलिस, जो पुलिस का सबसे बड़ा, वो खुद इसका शिकार हुआ। हाई कोर्ट के जजेस जिसके शिकार हुए, आईएएस अफसर जो मुख्यमंत्री के 60 लोग रहते हैं, वो लोग शिकार हुए। कितने बड़े बड़े लोग इसके शिकार हुए डिजिटल अरेस्ट के। अरेस्ट आपको कभी भी वीडियो पे ऑन कैमरा किया ही नहीं जाता है, किसी कानून में ही नहीं है। अरेस्ट फिजिकल होता है, अरेस्ट वर्चुअल नहीं होता। एक जमाना था जब डकैती डालने 5-6 लोग कट्टा बंदूक लेकर मुंह पर नकाब बांध कर आते थे, पर आज का डकैत थोड़ा संस्कारी हो गया है। वो अब आपके घर, आपके फोन की स्क्रीन के रास्ते आता है, बड़े प्यार से एक कूपन कोड भेजता है, कभी कभी लॉटरी टिकट जिता देता है और कभी पुलिस की फर्जी वर्दी पहनकर आपको डिजिटल अरेस्ट कर लेता है। और जब तक आपकी समझ में कुछ आता है तब तक भाई थाली लोटा सब गायब, बैंक अकाउंट सफा चट। तो भाई आज गैंग्स ऑफ डिजिटलपुर में हम ऐसे ही साइबर अपराधों की सच्ची और खौफनाक कहानियां सुनेंगे जिसको सुनकर आपका माथा भन्ना जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव मिश्रा और आज हमारे साथ होंगे इन बड़े बड़े साइबर अपराधों का पर्दाफाश करने वाले, डार्क वेब के लुटेरों को सलाखों के पीछे डालने वाले, देश के सबसे धाकड़ और पहले साइबर कॉप डॉक्टर त्रिवेणी सिंह सर। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। अच्छा सर, चलिए कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। ट्रू इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज जो आपने आज तक सॉल्व करी है। एक सबसे बड़ा और सबसे चैलेंजिंग केस आपकी लाइफ में आया था, एक बैंक डकैती का। 146 करोड़ का वो केस था, तो क्या था और उसका सुराग कैसे मिला आपको? देखिए, मैं एसपी साइबर क्राइम था उत्तर प्रदेश का, लखनऊ में बैठा था। एक फ़ोन आता है मुझे कि लखनऊ के कोऑपरेटिव बैंक से इतना बड़ा स्कैम हो गया है, 146 करोड़ रुपया चला गया है। उनको आरबीआई ने बताया था ये फीडबैक। मैं तुरंत अपनी फोर्स के साथ वहाँ पहुँचा। जा कर के हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला कि बदमाश बाहर से बैठ के अपने कंप्यूटर से 146 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किए थे। कुछ पैसा होल्ड पे था, करीब 80 करोड़ रुपया बदमाशों के अकाउंट में चला गया था। बैंक से डायरेक्ट ट्रांसफर कर, डायरेक्ट बाहर कंप्यूटर से। इसका मतलब जो हम डकैती की बात करते थे, डकैत आके गन पॉइंट पे कितना लूट ले। किसी बैंक में उतना पैसा होता ही नहीं है, 80 करोड़ बैंक में पैसा नहीं है। इसका मतलब ये बैंक रॉबरी ऑनलाइन हो रही है, ये डकैती जो है ऑनलाइन हो रही है। अब सोचिए पूरा बैंक का बैंक लूट ले रहे हैं। हमने उसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया और ताज्जुब की बात है कि उसमें टेक्निकल लोग भी थे, फाइनेंस के लोग थे, एक्स बैंकर थे। उसमें एक एक्स बैंकर भी मैनेजर रैंक पे था, उसको भी अरेस्ट किया था हम लोगों ने। ये लोग सब मिले हुए हाँ, थे? ये करीब 14 लोगों का गैंग मिल करके, क्योंकि किसी को टेक्निकल जानकारी है, किसी को टूल के बारे में, कोई आदमी रियल टाइम में कनेक्टिविटी ले रहा है, उसको इसका नेटवर्किंग की भी जानकारी होनी। तो टेक्निकल, फिनांस, म्यूल अकाउंट्स, ये फिजिकल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना, जा कर के अपना एक लैपटॉप वहाँ लगाना, स्विच से कनेक्ट होना, की लॉगर लगा देना, 2 सिस्टम पे मेकर और चेकर का आईडी लेने के लिए, रिमोट एक्सेस टूल कंप्यूटर पे लगा देना। ये बहुत ही टेक्निकल ऑपरेशन था। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ़ख्र के साथ मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में
जितने भी बड़े बैंकिंग स्कैम हुए हैं उसमें सबसे बड़ा बैंकिंग स्कैम था। और सबसे अच्छी बात है कि 146 करोड़ बैंक को वापस मैंने कराया, 14 लोगों को मैंने अरेस्ट किया था और बहुत ही टेक्निकल था। हाँ, इसमें हमको मदद लेनी पड़ी दिल्ली के जो सर्ट है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है इंडिया के, वहाँ से फ्लाई कराना पड़ा लोगों को। एक दो प्राइवेट कंपनियां थी जिसके एक्सपर्ट को फ्लाई कराना पड़ा। घटनास्थल पे हम लोगों ने फॉरेंसिक किया, फॉरेंसिक करने के बाद पूरा केस वर्कआउट किया, गिरफ्तार किया, 146 करोड़ रुपया लाया गया। वो की लॉगर क्या होता है, ये रिमोट एक्सेस टूल क्या होता है, लैपटॉप को कैसे इंसर्ट किया गया, ये बहुत ही टेक्निकल ऑपरेशन था जिसको मैंने लीड किया था और ये नेशनल न्यूज बना था। और आज भी बैंकर्स जो है उसी केस स्टडी को लेकर के पढ़ाते हैं। वो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात तो है आपको कि सुराग कहाँ से मिला था, इन्वॉल्वमेंट्स का कैसे हुआ था? देखिए, जब ये इन्फॉर्मेशन आई कि इतना पैसा चला गया है अकाउंट में, तो हम लोग जब गए वहाँ पे, तो जब हम लोग आई सर्वे कर रहे, मतलब हम लोग फिजिकली इंस्पेक्ट कर रहे थे, तो एक उसमें लैपटॉप मिला। वो जैसे आप यहाँ देखिए वायर वगैरह पड़े होंगे, तो उसी में एक लैपटॉप था। ये हुआ ये लैपटॉप आप लोगों का कहे कि नहीं। अब उस लैपटॉप की फॉरेंसिक की गई तो पता चला कि उस लैपटॉप पे रिमोट एक्सेस टूल डाले हुए हैं। अब रिमोट एक्सेस टूल डाले गए, हम लोगों ने और फॉरेंसिक किया सिस्टम पे, तो पता लगा 2 बैंक मैनेजर के सिस्टम पे की लॉगर डाला हुआ है। ये सब टेक्निकल टूल्स हैं जो आप यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो ये की लॉगर उधर और रिमोट एक्सेस टूल इसलिए कि बाहर से कोई एक्सेस कर लेगा, वहीं आईटी वाले को भी कंप्रोमाइज करके, थोड़ा टेक्निकल ऑपरेशन है। लेकिन सब समझिए कि बदमाश आज की डेट में टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, फाइनेंस का एक्सपर्ट है, ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट का एक्सपर्ट है। वो उसके सीईओ होते हैं, वहाँ भी सीएफओ होते हैं। सेम जैसे आपका एक आर्किटेक्चर बना हुआ है ऑफिस का, वैसे ही उनका खुद का भी आर्किटेक्चर है। 14 लोगों का गैंग हम लोगों ने वर्कआउट किया था। आज भी सक्सेसफुल केस स्टडी के रूप में ऑल ओवर इंडिया बैंकर्स को बताया जाता है कि ये केस हुआ था, इसको कैसे सॉल्व किया गया था। बीटेक पास कुछ होनहार लड़कों ने, होनहारी कहूँगा, बीटेक पास थे, 3700 करोड़ की पॉन्जी स्कीम वो कैसे डेवलप कर दी थी और वो कैसे सॉर्ट आउट किया था आपने, कहाँ से सुराग मिला आपको? देखिए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्लास ले रहा था गाजियाबाद में। तो कुछ सीएस खड़े हुए, उन्होंने कहा कि सर आपको पता है कि इस तरह की एक स्कीम चल रही है जिसमें आप 5000 रुपये दीजिए तो आपको रोज जो है 1500 रुपये मिलेगा, आप 11,000 देंगे तो आपको 2000 मिलेगा, 55,000 देंगे तो और ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो मैं समझ गया एक तरह का पॉन्जी स्कीम है और ये ऑपरेट कर रहा है। मैं वहाँ क्लास लेके आया। जब मैं आया तो मेरा बेटा उस समय 7th में पढ़ता था, छोटा वाला बेटा। उसने कहा पापा आप क्या बात करते हैं, आप हमको पैसा दीजिए ना 5000, हम आपको 6500 रुपये दे रहे हैं, आप 11,000 रुपये दीजिए तो हम आपको 1500। मैंने कहा कैसे? कहा बेटा पापा हमारे क्लास में बच्चे कह रहे थे कि इस तरह की एक स्कीम है जिसमें आप पैसा लगाते जाओ और रिटर्न आपको तुरंत इमीडिएटली आता है। तो तब मेरा दिमाग जो है खनका। अच्छा, उस केस पे मैंने काम किया और यही 2017 की बात है, मैंने यही नोएडा में रेड किया। तो अनुभव मित्तल नाम था उसका, 27-28 साल का लड़का, बीटेक फाइनल ईयर का लड़का था, यहीं ग्रेटर नोएडा के एक यूनिवर्सिटी से पढ़ता था। उसने क्या काम किया कि एक फेसबुक टाइप का ही एक उसने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, आज के टाइम में कोई भी कर सकता है। और उसमें दिया उसने बड़ी बड़ी कंपनियों के बैनर लगा दिए और कहा कि आप इसको क्लिक करिए और आपको क्लिक करने के पैसे मिलेंगे और आपको तुरंत रिटर्न भी दिखेगा। तो 5000 की पहले आपको लेना पड़ेगा। तो अब 5000 की मेंबरशिप अपने ले ली और वो दे दिया क्लिक करने के लिए। वो क्लिक ऐसा होता था कि वो किसी विज्ञापन नहीं होता था, वो सिर्फ विज्ञापन दिखते थे कि सैमसंग का विज्ञापन है, सोनी का विज्ञापन है, केवल फोटो लगे रहते थे और क्लिक भी कुछ मतलब नहीं था। आप क्लिक करिए, उन्हीं के सर्वर पे जाके हिट करता था। वो एक तरह से उन्होंने डिजाइन किया था कि वो खुद का अपना एक इकोसिस्टम बना रखा था जिसमें फर्जी विज्ञापन, फर्जी सर्वर, फर्जी क्लिक और पैसा उनको तुरंत मिलने लगता था। तो ये 9 लाख लोगों ने इसको रजिस्टर कर लिया और केवल इंडिया से नहीं, उसमें एक से एक पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर, बड़े बड़े अफसर। मैं देखा कि फॉरेन से भी करीब कुछ नहीं तो उसमें 30-40 हज़ार लोगों ने इन्वेस्ट किया था, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा था, सबको पैसा मिल रहा था, सबके अकाउंट में रोज पैसा जा रहा था। तो जब हमने रेड किया, मैं समझ गया कि ये पॉन्जी स्कीम है। जब मैंने रेड किया, उसको अरेस्ट किया, तब पता चला कि ये ऐसे बना, एक आर्किटेक्चर उन्होंने बनाया, फर्जी विज्ञापन। हम लोगों ने कम्युनिकेट किया सबसे, जितने भी विज्ञापन के वो थे, लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने कोई विज्ञापन नहीं दिया इसको। फिर बाद में पता चला कि साहब ये तो विज्ञापन हमारा कहीं से आता नहीं था, ये पॉन्जी स्कीम है, हम उन्हीं का पैसा लेते हैं, 10% रखते हैं
और पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, तो एक पिरामिड बन गया। पहले 5,000, उसके बाद 25,000, उसके बाद लाख, उसके बाद 9 लाख लोग उसके सब्सक्राइबर हो गए बाप और रे। 3700 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया उसने। उस लड़के ने, 27 साल के लड़के ने 3700 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में आ गया। उसके जब बच्चे का, उसका 1 साल या 6 महीने का बच्चा था, तो सेलिब्रिटी बुलवाया, बॉलीवुड से हीरोइंस को बुलवाया। अच्छा। उसके, हाँ, क्योंकि उसके पास एक 27 साल के बच्चे के पास 3700 करोड़ रुपया आ जाएगा। फिर उसके CFO, एक मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ करके CFO उसकी कंपनी ज्वाइन किया। वो खुद CEO बना, अपनी वाइफ को भी उसमें रखा। तो उसकी वाइफ, वो, उसके मम्मी पापा, उसका CFO सब जेल हम लोगों ने भेजा। और उसके खिलाफ आपको यकीन नहीं होगा, पहली बार ऐसा हुआ, मैंने 254 मुकदमे कायम करवाए थे। 254 केसेस? 254 FIR उसके खिलाफ। वो आज भी जेल में है। अच्छा। तो लेकिन 3700 करोड़ रुपया। तो मेरा मानना है कि ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिसयूज करके कोई भी आदमी चाहे कितना बड़ा भी स्कैम कर सकता है। और पब्लिक है, अगर पब्लिक को हम जागरूक नहीं करेंगे तो लुभावने ऑफर जो आते हैं कि आपको 20% मिलेगा, 50% रिटर्न मिलेगा, क्रिप्टो में लगा दीजिए, ये विज्ञापन है, सिर्फ आपको क्लिक करना है, यूट्यूब पे क्लिक करना है, उसके पैसे मिलेगा, ऐसे कहीं पैसा मिलता है क्या? तो लेकिन इंडिया के पूरी दुनिया में जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, साक्षर नहीं होंगे, साइबर लिटरेसी नहीं आएगी, तब तक शिकार होते रहेंगे। सो गलत काम का अंजाम सलाखों के पीछे ही जाना होगा। और जब हम ऐसी जॉब स्कैम की बात करते हैं, आजकल जॉब स्कैम्स के चर्चे बहुत हो रहे हैं। लोग यहाँ से कंबोडिया तक, लाओस तक, म्यांमार तक, ऐसी कंट्रीज़ में पहुँच जाते हैं, उसके बाद वहाँ से उनका वापस भी आना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जॉब स्कैम्स की कुछ कहानियाँ मैं पढ़ रहा था, कुछ इन्वेस्टिगेशंस आपने सॉल्व करी थी, कुछ एक 4400 करोड़ का शायद कोई केस सॉल्व था जॉब स्कैम का। उसके बारे में बताइए कि वो कैसे शुरू हुआ, कहाँ से पता चला? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोविड के टाइम की बात है। बरेली की एक टीचर, वो, उसको एक मैसेज आया कि विप्रो में ये जगह खाली है और क्या आप ये ऑफ़र लेना पसंद करेंगे, उसमें सैलरी इतनी होगी। तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा ये नंबर है, इसको आप क्लिक करिए। तो उसने जब नंबर पर क्लिक किया तो एक व्हाट्सएप नंबर उसको मिला। व्हाट्सएप पे जब गई तो चैट के थ्रू उसको पता चला कि हमको टेलीग्राम का एक नंबर दिया गया। टेलीग्राम पे गई। टेलीग्राम पे जैसे ही गई, उसको एक लिंक मिला, उसको उसने क्लिक किया। और जब क्लिक किया तो एक खूबसूरत था पॉन्जी स्कीम का पूरा एक डैशबोर्ड बन के चलाया। आप पैसा लगाइए और तुरंत आपको रिटर्न दिखेगा। जैसे मान लीजिए 100 लगाया, 125 तुरंत दिखेगा। 500 लगाया, 650, ऐसे मतलब वो अगर 1000 आपने लगाया तो तुरंत आपको 1500 रुपये दिखने लगेगा। तो उसने सोचा कि चलो इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसा आ रहा है, बाकायदे मैसेज भी आता है। अच्छा। आपके SMS में मैसेज आता है, वाकई आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी पैसा होता है। लेकिन जब ये पैसा आपका 2 लाख 3 लाख रुपये से ऊपर चला जाता है, तो वो जो आपका जो एक्सेस है और जो पैसा आप देख रहे हैं, अचानक आपको वॉलेट काम करना बंद कर देता है और वो 2 लाख रुपये आपके चले जाते हैं। ये जब हमारे पास केस आया तो इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि तो बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा रैकेट है। और मैं 2,20,000 से ये कहानी शुरू हुई थी। जो मैं जांच कर रहा था, एक पर्टिकुलर टीचर के 2,20,000 रुपये जाने की मैं जांच कर रहा था। एक SMS से शुरुआत हुई थी और पता चला कि तो 4400 करोड़ रुपया का स्कैम है। और 4400 करोड़ रुपया बाद में जब मैंने इसकी जानकारी दी तो पता लगा ये चाइना जा रहा है। और चाइना अच्छा, में कैसे जा पैसा चाइना जा रहा हाँ, था? चाइना जा रहा है। और चाइना में, और वो लोग कौन हैं जो चाइना में बैठे हुए हैं? तो 6-7 बच्चे हैं जिनकी मुश्किल से एज 22 से 28 साल और 30 साल के बीच में, उनके अकाउंट में जा रहा है, क्रिप्टो में पैसा जा रहा। तो पूरी चेन को हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने में ये तरीका होता है, पुलिस इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाती कि SMS हेडर होता है, SMS हेडर से ये पैसा जहाँ जा रहा है वो कोई बैंक में नोडल अकाउंट होगा, फिर वहाँ से लोकल एक्सचेंज पे जा कर के वो क्रिप्टो में कन्वर्ट होता है, फिर इंटरनेशनल एक्सचेंज पे जाएगा, फिर वहाँ क्रिप्टो में कन्वर्ट होगा, फिर वहाँ से मिक्सर टेक्नोलॉजी यूज करके वो पैसा प्राइवेट वॉलेट में बांट दिया जाएगा। तो ये पूरी चेन SMS से लेकर के नोडल से लेकर के एक्सचेंज से मिक्सर से प्राइवेट वॉलेट, सबका इन्वेस्टिगेशन में 3 महीना हमको लगे। और तब पता चला कि ये तो 4400 करोड़ में 95% पैसा चाइनीज हैंडलर के पास, और वो भी 6-7 बच्चे हैं जिनकी उम्र है ये। फिर हम लोगों ने इसमें अरेस्ट भी किया। पता चला कि चाइनीज हैंडलर बैठे तो चाइना में,
रिक्रूट यहाँ के लोगों को फेसबुक से कर रहे हैं। मतलब चाइना से बैठ के यहाँ के लोगों को रिक्रूट करके यहाँ का पैसा। हाँ, और यहाँ के म्यूल अकाउंट्स, क्योंकि चाइना का अकाउंट तो यहाँ आएगा नहीं, चाइनीज़ का अकाउंट जल्दी बनता नहीं है यहाँ, तो वो आपको प्रलोभन दे देंगे कि हम आपको 10% दे देंगे, 20% दे देंगे, आप अपना आधार कार्ड और अकाउंट दे दीजिए हमको, और आपको हम 20% या 10% दे देंगे। अब आप आपका आधार कार्ड ले लीजिए, और वो ये नहीं बताएंगे कि हम स्कैम कर रहे हैं, वो ये बताएंगे गवर्नमेंट की एक स्कीम है, आप अपना आधार दे दीजिए, अपना एक फ़ोटो दे दीजिए, और चल करके बैंक में अकाउंट खुलवा देते हैं, आपको स्कीम के तहत पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट का स्कीम है। अब आप उनकी झांसे में आ जाते हैं। जब वो अकाउंट खुलवा लेते हैं तो पूरे अकाउंट का ऑनलाइन ऑपरेशन वो अपने हाथ में रख लेते हैं। तो अब उसका काम होगा, अब आप उसके लिए एक म्यूल अकाउंट बन गए, एक म्यूल की तरह बन गए, जो आपके थ्रू आपका अकाउंट वो बाहर से बैठ के ऑपरेट कर रहा है, और आपके अकाउंट का पूरा ट्रांजेक्शन उसके हाथ में। आपको कुछ नहीं, आपको तो 5% 10% पहले दे दिया, आप समझ रहे हैं गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जिसका हमको पैसा मिल रहा। तो इस तरह से एक आदमी नहीं, वो लाखों की संख्या में SMS भेजते हैं, लाखों की संख्या में। भाई ये आप अगर देखें तो 140 करोड़ के करीब सिम है, पूरा डेटा उनके पास है। तो अगर 10 लाख को उन्होंने SMS भेजा और उस 10 लाख में 2% भी उसके शिकार हो गए, SMS को रिप्लाई कर दिया जॉब के नाम पे, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पे, या किसी भी चीज़ के नाम पे, दुनिया भर की चीज़ें प्रलोभन दे रहा, तो अगर 2% 10% भी लोग होंगे तो 10 लाख का डेली बेसिस पे अगर 2% तब भी बहुत हो गया। अच्छा सर, इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, 3700 करोड़ रुपए, 4400 करोड़ रुपए, तो कुछ मॉनिटरिंग, जो फंड मॉनिटरिंग एजेंसीज होती हैं, तो क्या उनको नहीं मिलता कि ये पैसा रिफंड हो रहा है, कि स्कैम्स में जा रहा है, इतनी बड़ी ट्रांजेक्शंस हो रही है, वो ट्रैक नहीं कर पाते? देखिए, जो हमारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये उसका काम है। MHA ने जो I4C बनाया है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, वो और FIU मिलकर के, और प्लस बैंक का STR सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट बैंक का काम है कि वो दे, और FIU का काम है कि उसकी जांच करे। STR भी जनरेट होता है, ये सारा कुछ होता है, लेकिन इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैन पावर की। 5 लोग बैठ करके फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट में हजारों लाखों लोगों के ट्रांजेक्शन के STR कैसे जांच कर सकते हैं? या बैंक में आपने डेडिकेटेड टीम ही नहीं बनाई, और STR के जो रूल्स हैं, अगर बहुत टफ कर देंगे तो ट्रांजेक्शन रुक जाएगा, अगर बहुत ढीला कर देंगे तो बदमाश मिसयूज करना शुरू कर देंगे। तो कुल मिलाकर के कुछ टेक्निकल चैलेंज है, कुछ लीगल चैलेंज है, कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं, इससे मिलाकर के बदमाशों के मौज है। बदमाश एक अकाउंट थोड़ा यूज कर रहा है, हजारों की संख्या में म्यूल अकाउंट बदमाश जो है यूज कर रहा है। इसमें 10,000 डाला, उसमें 10,000 डाला, उसमें 25,000 डाला, उसमें 50,000 डाला, इस तरह 10,000 अकाउंट है। तो बताइए 10,000 करोड़ रुपया हमने 10,000 अकाउंट्स में डाल दिया, कहाँ से? वो रडार पे आता ही नहीं है, और वो पैसा एक नोडल अकाउंट में गया, और वहाँ से क्रिप्टो में कन्वर्ट हो गया, और क्रिप्टो में कन्वर्ट होने के बाद चाइना चला गया। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है। इसलिए पुलिस के, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के, हमारे इंटेलिजेंस यूनिट से उनके रडार पे आ नहीं पाते हैं। कुछ आते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कई ऑपरेशन किए जिसमें हजारों म्यूल अकाउंट्स के अगेंस्ट में कार्रवाई हुई, जेल भेजे गए। जो आपने अभी कहा कि साइबर स्लेवरी, साइबर स्कैम कंपाउंड बने हुए हैं। कहाँ बने हुए हैं? आप लाओस, बर्मा, कंबोडिया, ये के बॉर्डर पे बने हुए हैं, बड़े बड़े कंपाउंड हैं। उसमें जैसे समझिए कि उनके ऑफिसेज बने हुए हैं। तो वो रिक्रूट करके इंडिया से किस बात के लिए ले जाते हैं? वो इंडिया से रिक्रूट इस बात के लिए करते हैं कि चलिए आपको IT वर्कर की ड्यूटी दी जाएगी, IT का काम देखना है, आपको साइबर सिक्योरिटी का काम देखना है, आपको बैंकिंग फिनेंस का काम देखना है। वो समझते हैं कि रिक्रूटमेंट सही, अब आपको यहाँ से रिक्रूट किया गया, आपका पासपोर्ट लिया गया, आपको भेजा गया दुबई, और दुबई से फ्लाई करा कर आपको उसी स्कैम कंपाउंड में भेज दिया गया। अब आप सोचते हैं कि चलो ठीक है, अपना फ्लाइट से गए, अब आप गए, उसके बाद आपका पासपोर्ट ले लिया जाता है, स्कैम कंपाउंड में डाल दिया जाता है, और वहीं से ये सारा ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन का किसी को डिजिटल अरेस्ट का स्कैम करने में लगा दिया जाता है, किसी को सेक्स टॉर्चर में लगा दिया जाता है, किसी को सिंथेटिक वीडियो बनाने में लगाया जाता है, किसी को SMS भेजने में लगा दिया जाता है, किसी को म्यूल को रिक्रूट करने के लिए कि फेसबुक पे जाओ रिक्रूट करो, इस सोशल मीडिया पे जा कर सबको रिक्रूट करो, रिक्रूट करके फंसाओ वहाँ से, फिर वो वहाँ से लाओ यहाँ। ये हर जैसे कंपनियां काम करती हैं वैसे ही वो काम करते हैं। उनका भी एक CEO होता है, उनका फिनेंस विंग है, उनका अकाउंट्स देखने वाले लोग अलग है, रिक्रूटमेंट सेल अलग है,
बेवकूफ़ बनाने वाले अलग हैं, पुलिस स्टेशन बना दिए हैं, सीबीआई का दफ्तर बना दिए हैं, ईडी का दफ्तर बना दिए हैं। जब ईडी से बात करवाएंगे तो ईडी वाला बोलेगा मैं ईडी से बोल रहा हूँ, बाकायदे ईडी का लोगो दिखेगा। सीबीआई तो सीबीआई का पूरा दफ्तर का आपको दिखेगा, वो बनाए हुए हैं बाकायदे स्टूडियो, जैसे ये स्टूडियो है वैसे उन्होंने सब बनाया है। उसी तरह पुलिस यूनिफॉर्म में उन्हीं में किसी को यूनिफॉर्म बना करके और इंस्पेक्टर बना देंगे और एसीपी बना देंगे। अब आदमी डर जाता है, अरे यार ये तो देखो सीबीआई भी है, ये ईडी वाला भी है, और ये अब तो मेरा गया। एग्जैक्टली डिजिटल अरेस्ट के केसेस बहुत आ रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए कि अगर कोई फंस जाए इस टाइप से, किसी को ईडी के नाम पे, किसी को सीबीआई के नाम पे, किसी को कस्टम के नाम पे अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बारे में बताइए। और रेगुलर मतलब इतना बड़ा बड़ा अमाउंट चला जा रहा है, विश्वास ही नहीं होता, 25-25 30-30 करोड़ लोगों के चले गए हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डिजिटल अरेस्ट 2-3 कारणों से है। एक तो आपके अंदर डर, भय, सीबीआई के नाम पे, ईडी के नाम पे, पुलिस के नाम पे जो एक भय है आपके अंदर। दूसरा क्या होता है कि ज़िंदगी में आदमी अगर नौकरी में है तो छोटा मोटा गुनाह किए रहता है, भले वो 5 रुपये का गुनाह हो या 5 करोड़ का हो या 500 करोड़ का। तो 5 रुपये वाला गुनाह भी जानता है कि कानून में 5 रुपये के गुनाह की सज़ा वही है जो 5000 करोड़ की है। तो मतलब पहला भय तो उन्हीं लोगों को होता है कि जिन्होंने कोई ना कोई हाँ। गलत काम किया है। तो बदमाश क्या काम करता है, वो सोशल मीडिया पे जाता है और सोशल मीडिया पे आपको वॉच करता है कि अच्छा त्रिवेणी सिंह अभी आईपीएस से रिटायर हुए हैं, इनको टारगेट करना है। ये पीडब्ल्यूडी में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, इनको रिटायर, ये आर्मी से आ रहे हैं ब्रिगेडियर रैंक पे, इनको टारगेट करना है। वो पूरी प्रोफाइलिंग करता है, पूरी प्रोफाइल को रीड करता है। उसके बाद आपको मैसेज करता है कि सुनिए आपका आधार कार्ड और आपकी आइडेंटिटी एक जगह यूज हुई है, ड्रग्स जा रहा था उसमें पाया गया है, आपको तुरंत ईडी का समन दिखाता है, एक फेक समन इशू करता है, वैसा ही समन जो ईडी जारी करती है। आप गूगल पे जाएंगे तो मिल जाएगा, एआई से आप क्रिएट कर लीजिए। वैसा ही नोटिस जो सीबीआई नोटिस इशू करती है, एग्जैक्टली वही रहेगा। तो ये पूरा पहले से टेम्पलेट रखे रहते हैं, एआई यूज करके तुरंत ड्राफ्ट चेंज करते हैं और लगा के आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे, मेल पे कहेंगे, और आपको तुरंत आना है। क्यों आना है कि आपके बैंक अकाउंट की मॉनिटरिंग हो रही थी, आपके कुछ इधर उधर के पैसे भी आए हैं। तो आदमी डर जाता कि हाँ इसका मतलब ईडी को पता चल गया कि हमने 5 रुपये का गुनाह पहले किया था, या ये तो मेरा ड्रग्स में मेरा नाम आ जाएगा। वो कहते हैं अभी आपको पुलिस जा रही है गिरफ्तार करने के लिए, तो कहते हैं कि क्या करना पड़ेगा। वो आदमी जो विक्टिम है वो कहता है तो बताइए, आप ही बताइए क्या करना है। कहे आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो स्काइप या कोई भी इस तरह की वीडियो कैमरा जिसमें हो उस तरह का एप्लीकेशन डाउनलोड करा लेता है, रिमोट कनेक्टिविटी ले लेते हैं सब। तो अब आपका मोबाइल फ़ोन का कैमरा और पूरे मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी वो ले लिया। आप डर के मारे जो कहते हैं, कमांड देते हैं, आप करते जाते हैं। अब वो कहता है देखिए हिलिएगा मत, क्योंकि ये आपका पूरा अकाउंट जो है, जितने भी आपके 2-4 अकाउंट्स हैं, कितने अकाउंट्स हैं तो आपने बता दिया, ये पूरा पैसा आरबीआई को जाएगा जब तक जांच चल रही होगी। जब ईडी की, सीबीआई की, पुलिस की जांच कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आरबीआई से, अगर आप क्लीन चिट मिलेंगे, फिर आरबीआई से आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ऐसा करिए, ये आरबीआई का अकाउंट है, इसमें आपका पैसा जा रहा है, अब ओटीपी दीजिए, अपना अकाउंट बताइए, इस अकाउंट में पैसा डालिए। तो आदमी के समझ ही में नहीं आता है कि इधर से सीबीआई बोल रही है, ईडी बोल रहा है, इधर पुलिस की यूनिफॉर्म में बोल रहा है, इतने दहशत में रहता। वो ये भी कहते हैं कि देखिए ये बात कहीं जानी नहीं चाहिए कि बहुत ही ये इन्वेस्टिगेशन बहुत सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन है, इसमें किसी को शेयर नहीं करना, ना अपने बेटे से, ना बहू से, ना अपने घर में किसी रिश्ते जान पड़े आप। और क्योंकि कैमरे से हम लोग वॉच कर रहे हैं आपको, आप देखिए आपके घर में ये चीज़ दिख रहा है, बैकग्राउंड में ये चीज़ दिख रहा है, हमने सोचा यार इसको सब कुछ पता है। लोगों को यही नहीं पता चल पाता कि वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराया है, उस एप्लीकेशन के थ्रू वो सब देख रहा है कि आपके घर में क्या है, ये पंखा है, ये बेड है, ये अलमीरा है, सब वो बताता है। आदमी और डर जाता है, इसका मतलब कि ये वाकई सीबीआई और ईडी है, सब कुछ मॉनिटर कर रही है, हमारा सब कुछ देख रही है। आदमी दहशत में आके पूरे अकाउंट का डिटेल्स दे देता है, पूरा अकाउंट का पैसा चला जाता है। मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ, इस तरह के केसेस मैंने बहुत किया है, इसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। मेरे पास लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल के कई फ़ोन आए, डीजी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, जो पुलिस का सबसे बड़ा, वो खुद इसका शिकार हुआ, हाई कोर्ट के जजेज जिसके शिकार हुए, आईएएस अफसर जो मुख्यमंत्री के 7 लोग रहते हैं वो लोग शिकार हुए। कितने बड़े बड़े लोग इसके शिकार हुए डिजिटल अरेस्ट के। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिजिटल अरेस्ट का कोई भी आदमी शिकार हो सकता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ
कि डिजिटल अरेस्ट जैसा दुनिया में, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं। अरेस्ट आपको कभी भी वीडियो पे ऑन कैमरा किया ही नहीं जाता है, किसी कानून में ही नहीं है। तो अगर कोई आदमी कहता है कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, आप ये अकाउंट का ट्रांसफ़र ऑनलाइन करिए और आप ये आरबीआई, तो आप समझिए ये आप क्रिमिनल्स के जो रैकेट है, जो उनका रैकेट है, हाँ उसमें ट्रैप हो रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी दुनिया में कुछ भी नहीं होता। डिजिटल अरेस्ट अगर कहता है या कहता है कि ऑनलाइन हमने आपको अरेस्ट किया है, या कहता है आपका अकाउंट ट्रांसफ़र होगा जांच के बाद, आप तो आप 100 नहीं 2000% आप समझिए कि आप जो है स्कैम के शिकार हो रहे हैं और आप बचिए। जी, पुलिस कभी भी आपको अरेस्ट करेगी तो फिजिकली अरेस्ट करेगी, आपको नोटिस भेजेगी, आपको वारंट भेजेगी और उसके बाद प्रोसेस होता है अरेस्ट करने का, ऐसे डायरेक्टली अरेस्ट नहीं करेगी। बिल्कुल, कि न केवल पुलिस, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो या पुलिस हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, अरेस्ट फिजिकल होता है, अरेस्ट वर्चुअल नहीं होता। अच्छा सर, अभी आपने बात करी थी कि बड़े बड़े जॉब स्कैम के नाम पे या सेंटर्स चल रहे हैं कंबोडिया, लाओस, म्यांमार जैसी कंट्रीज़ में। तो जब हमें पता चलता है कि यहाँ से साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, यहाँ से लोग इंडिया में पैसा यहाँ का सिफॉन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ऐसा कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते या ऐसा रैकेट्स को क्यों नहीं पर्दाफाश करने की कोशिश करती कि ये स्कैम्स रुकें? देखिए, क्या कानूनी तकनीकी क्या प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, कुछ तो लीगल प्रॉब्लम है कि आप 2 कंट्री का मामला है, आप सीधे जाएंगे यहाँ से और जाकर के वहाँ से अरेस्ट करके लेके चले जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। लीगल जब प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाएगा, वो भी इंटरनेशनल, तो ढेर सारे लीगलिटीज होती हैं जिसको कंप्लीट करना पड़ता है। अब रही बात टेक्नोलॉजी, तो ये डेटा कैसे हम जानेंगे कि कौन से क्रिमिनल्स हैं? ये पता चला कि वो सर्वर यूज़ कर रहा है अमेरिका का, ठीक है, पैसा यह यूपीआई यूज़ कर रहा है इंडिया का, क्रिप्टो में जा रहा है तो जा रहा है चाइना में पैसा, तो अगर सिम है तो वेस्ट बंगाल का यूज़ कर रहा है, समझ रहे हैं कि सिम कार्ड यूज़ कर रहा है, कोई अकाउंट तमिलनाडु का यूज़ कर रहा है या बर्मा के अकाउंट में पैसा चला गया। तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है इन्वेस्टिगेशन कि बिना इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ये सब केसेस आप हल कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रयास कर रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 बार, तो मुझे ही जानकारी है कि यहाँ से स्पेशल एयरक्राफ्ट की करियर गए हैं और जाकर के बर्मा के बॉर्डर पे जो लोगों को, कभी 400 लोगों को, 200 लोगों को, 300 लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया है, जो स्कैम कंपाउंड में फंसे हुए थे, जिनके वीज़ा और पासपोर्ट लेकर के अपने पास रख लेते हैं और आपसे साइबर क्राइम कराते हैं। वो आदमी ये जानता है कि मैं साइबर क्राइम कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपको सेक्सटॉर्शन में डालते हैं, किसी का गंदा वीडियो बनाने के लिए कहते हैं कि देखो इसके फेसबुक से ये फ़ोटो उठाओ, एक लड़की का गंदा, ये एआई टूल है, इससे एक बनाओ और इसको मैसेज करो कि पैसा दो, और नहीं तो ये हम सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे, यूट्यूब पे वायरल कर देंगे। तो वो इतना तो जानता है कि हमसे गलत काम कराया जा रहा है। कोई आदमी कहता है डिजिटल अरेस्ट, उसका पैसा लो, तो जब डिजिटल अरेस्ट होता है तो हमको ये जानकारी 90% क्रिमिनल तो बैठे हुए हैं दूसरे देश में, बिल्कुल, और वहाँ से ऑपरेट कर रहा है, तो कोई ये जान ही नहीं पाता कि ये इंडिया से बोल रहे हैं तो इंडियन, बात भी करने का इंडियन ही है, लेकिन बैठे हुए हैं विदेश में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या काम किया, कई 4-5 बार तो ऑपरेशन किया, जो वहाँ के बर्मा से, लाओस में, थाईलैंड, कंबोडिया के प्रशासन से मिलकर के बात करके वहाँ के लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ लाया। तो ये चलते रहते हैं, लेकिन ये इतने बड़े स्केल पे ये सब काम हो रहा है, इतने बड़े स्केल पे काम हो रहा है कि वो रोज़ नए रिक्रूट करते हैं। अब रोज़ नए रिक्रूट कैसे हो जाते हैं, वो बेचारे रिक्रूट्स जानते नहीं, वो सोचते हैं कि हम साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के नाम पे जा रहे हैं, हम तो आईटी वर्कर के नाम पे जा रहे हैं दुबई या बैंकॉक या सिंगापुर। वो जानते नहीं कि फिर वहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट करके फिर वहीं ला के डाल दिया जाएगा। इस तरह से इनोसेंट बच्चे जो है फंस जाते हैं और मजबूरी में उनको काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके पासपोर्ट भी रख लेते। इस तरह के ढेर सारे केसेस जिसमें मारते भी हैं, खाना नहीं देंगे, आपसे ज़बरदस्ती काम कराएंगे। तो आपने सोशल मीडिया पे उनके वीडियोस देखे होंगे जिसमें रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी वहाँ नरक बनी हुई थी, चूँकि पासपोर्ट आपके हाथ में है नहीं। बिल्कुल सर। और आप वहाँ निकले तो उनके पास भी बॉडीगार्ड और उनके बाउंसर पड़े रहते हैं जो पीटते हैं। तो ये इस तरह का एक इंटरनेशनल रैकेट बदमाशों ने बना, जो साइबर क्रिमिनल्स का एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट बना रखा है, जो कभी इंडियंस को लूटते हैं, कभी अमेरिकन्स को लूटते हैं, कभी
पता चला कि यूरोपियन कंट्री के लोगों को तो कभी, मतलब उनका काम ही है स्कैम कंपाउंड, बड़े 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 कॉल सेंटर बने हुए, वहाँ से पूरा वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया को लूट रहे हैं। एआई का इस यूज़ स्कैम्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है सर आजकल, तो उससे बचाव का तरीका बताइए कि एआई से जो स्कैम हो रहे हैं उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, शुरू में जब मैं यहीं दादरी में पोस्टेड था, तो उस समय जो आर्मी के अफसर्स थे, मेल वगैरह तो हम लोग यूज़ करते नहीं थे जी। लेकिन आर्मी के सीनियर अफसर्स जो है, उस समय 2004 की मैं बात बता रहा हूँ, मेल वगैरह यूज़ करते थे। उनको ये नाइजीरियन जो है, जो यहाँ नाइजीरियन पढ़ते हैं, ये नाइजीरियन जो है बल्क में मेल भेजते थे कि एक राजकुमार है इस देश का, वो बचा हुआ है, उसके मम्मी पापा चले गए हैं, हजारों करोड़ की संपत्ति है, वो चाहते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करना, चूँकि आप पढ़े लिखे हैं तो हम चाहते हैं कि आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको इसके लिए कमीशन मिलेगा। तो वो जो, मैं आपको मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल और ब्रिगेडियर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने अरेस्ट किया था, उस गैंग को अरेस्ट किया था यहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा से ही और दिल्ली से अरेस्ट किया था। तो वो समझता है आर्मी का अफसर या कोई भी जो आदमी पढ़ा लिखा है, वो पुलिस का भी हो सकता है, वो कोई भी प्रोफेशनल, वो सोचता है कि चूँकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं अंग्रेजी का ज्ञान मुझे भी है, मुझे ही है और किसी को आता नहीं, मैं ही मेल यूज करता हूँ, इसका मतलब हमें कोई इस काम के लिए दिया गया है तो बहुत ही अच्छा, तो कमीशन भी मिलेगा और करना कुछ नहीं, इंडिया में बस फैसिलिटेट करना है उनको। हजारों लोग शिकार हुए क्योंकि बल्क मेल भेजते थे। अच्छा, उस समय जो मेल भेजते थे ना, तो उनके इस सेंटेंसेस ठीक नहीं थे, क्योंकि क्रिमिनल्स बहुत पढ़ा लिखा, भले वो आकर के नाइजीरिया से यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो लिटरेसी, वो जो मेल ड्राफ्ट करने का तौर तरीका है उनका उतना प्रोफेशनल नहीं होता। तो बाद में जब हम लोग इन्वेस्टिगेट करते, कहते थे यार आप ब्रिगेडियर साहब, आपको देखना चाहिए, बताइए इसके स्पेलिंग गलत है, ये देखिए सेंटेंसेस ठीक नहीं, आप कैसे आ गए? कह रहे क्या बताएं, बस शिकार हो ही गए। आज की डेट में वही नाइजीरियन या नाइजीरियन की तरह काम करने वाले हजारों इंडियंस, इंडियन नाइजीरियन कहिए, वो क्या काम कर रहा है कि एआई यूज करके बढ़िया सा प्रोफेशनल लेटर ड्राफ्ट करते हैं, आपको भेज देते हैं। तो ये जो बदमाश का लिटरेसी वाला पार्ट था, वो तो एआई ले लिया, वो तो प्रोफेशनल ड्राफ्ट भेज रहा है। आप तो समझेंगे कि हाँ ये तो बड़ी कंपनी से ऑफर है और हमको रिक्रूट किया गया, हम ही सबसे इंटेलिजेंट हैं। आपको पता नहीं कि एक बदमाश 18-19 साल का एआई यूज करके कर रहा है। अब वो क्या काम करेगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। अब आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है किसी बड़ी कंपनी में, सीनियर पोजीशन पे जा रहे हैं, अब एक आपको कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उसको पता ही नहीं है कि वो बॉट बैठे हुए हैं, वो एआई जनरेटेड है, वो बॉस है, वो एआई जनरेटेड वीडियो है उसका, और जो कॉल भी है वो भी एआई जनरेटेड है। इसका मतलब एआई का इस्तेमाल करके हम वीडियो भी बना सकते हैं, हम आप ही की आवाज़ में ऑडियो भी क्रिएट कर सकते हैं, और हम सिंथेटिक डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं जो आपको देंगे कि ये देखिए आपका ऑफर लेटर है, और उस ऑफर लेटर में सैलरी भी इतने लाख रुपए की है। अब आप शिकार हो जाते हैं कि देखो मेरा कॉन्फ्रेंसिंग पे इंटरव्यू चल रहा है, मैं वो हो गया। जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तब एक कॉल आएगी, देखिए आपका लीगल वेरिफिकेशन होना है, तो इसके लिए आपकी तो सैलरी, कांग्रेचुलेसन, आपकी सैलरी 1 करोड़ होगी या 50 लाख रुपए होगी, ये लीगल वेरिफिकेशन की आपको फीस जमा करनी पड़ेगी 50,000। तो आप सोचते हैं यार 50 लाख सैलरी का ये है, अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया, तो लीगल वेरिफिकेशन तो होता होगा, तो आपने 50,000 रुपया डाल दिया। अब वो कहेंगे सुनिए थोड़ा सा आपका तो हो गया है, लेकिन थोड़ा सा एचआर का जो सीनियर है ना, वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कर रहा है, आप समझते हैं कॉर्पोरेट में क्या चलता है, थोड़ा बहुत तो आपको देना होगा। ऐसे साइकोलॉजी से हाँ, खेला जाता है। अब आप सोचेंगे यार एचआर भी होता है, सही बात है, तो एचआर का, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको कॉल आए, यार वो आपके लीगल में ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है लीगल वेरिफिकेशन में, तो उसको सेट करने के लिए जो लीगल का हेड है ना, वो कुछ और मांग रहा है। इस तरह करके एक आपको, मतलब तरह तरीके से आपको इतने बार पैसे लिए जाते हैं कि 2 लाख 4 लाख। अच्छा, वो आदमी ये समझता है कि मैंने 2 लाख दे दिया, हो सकता है ये लास्ट 50,000 का हो, उसके बाद मेरा सब क्लियर हो जाएगा, बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाएगा चेक। वो पता चला ये तो एक साइकिल है, वो तो अब आप 5 लाख रुपये गंवाने के बाद समझते हैं कि हम शिकार हुए हैं, या 50,000 पे ही समझ आते हैं, या 50 लाख देने को। मैं खुद जानता हूँ, कई केसेस मैंने वो किया कि एक बैंक है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसके टॉप बॉस को ऑफर मिला कि लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड बैंक के सीईओ के लिए आपका रिक्रूटमेंट है। अच्छा। और 56 लाख रुपीज उसने दे दिया, और चेन्नई का था, मैंने केस इन्वेस्टिगेट किया था, और एक नाइजीरियन को अरेस्ट किया था ग्रेटर नोएडा से, जिसने पूरा ये सब मेल पे। और आप
एक फेमस जर्नलिस्ट थे जिनको ऑफर मिला था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आपको ऑफर मिला है प्रोफेसरशिप का, आप जानते हैं। तो जब इतने बड़े बड़े लोग जो इतने सीजन जर्नलिस्ट शिकार हो सकते हैं, इतने इतने हाई प्रोफाइल लोग ब्यूरोक्रेसी के, डिफेंस के लोग शिकार हो सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उनका सोशल इंजीनियरिंग का तौर तरीका किस लेवल का होता होगा, बदमाशों का, और उनकी कितनी समझ है। सर देखिए, अभी तक हमने सारी साइबर अपराधों की ये सारी ट्रू इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज थी, पर अब मैं आपसे समझना चाहूँगा वो बचाव के तरीके जो आज के पॉडकास्ट को देख के लोग आपसे समझ सकें। देखिए, मैं दो चार चीज़ें बता दूं, पब्लिक जान जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक तो ये तकनीक है कि आपके ही नंबर से किसी को भी नंबर किया जा सकता है। आपका नंबर आपके पॉकेट में है, लेकिन आप ही के नंबर से किसी को कॉल किया जा सकता है। ये जी। तकनीक है। कैसे? ढेर सारे आप देखिए, ढेर सारे एप्लीकेशन आते हैं, आप जाइए प्ले स्टोर पे, क्रेजी कॉल और इस तरह के दुनिया भर के कॉल आते हैं। और उसमें पूछता है कौन सा नंबर डाला जाए, आप जो भी अच्छा। नंबर डालेंगे उसी से कॉल जाएगा। तो फिर इनसे और बच्चा और कैसे आपको जाए? ना इंटरनेट पे नंबर भी खरीदने का ऑप्शन होता है। आप वर्चुअल नंबर खरीद सकते हैं, और खरीद करके आप किसी को कॉल कर लीजिए, और वर्चुअल नंबर होता है, वो खत्म होते रहते हैं, जाते रहते हैं। ओके। तो जब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किसी के नंबर से किसी को कॉल आ सकता है, इसका मतलब हमारे बेटे के नंबर से भी हमको कॉल आ सकता है बदमाशों के, या हमारे पापा के नंबर से भी बेटे को कॉल आ सकता है नंबर से। दूसरा, किसी की मेल आईडी से आप मेल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्पूफ मेल। इसका मतलब कोई अगर मेल आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं हमारे कंपनी के बॉस का मेल हो, स्पूफ भी हो सकता है, कोई बदमाश भी हमारे बॉस के मेल आईडी से कर सकता है। हम आपका जो मोबाइल फ़ोन है ना, इसकी आइडेंटिटी भी चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हमने आपका मोबाइल फ़ोन खींच लिया, चुरा लिया, झपट्टा मार के लेके चला गया, और मैं गया एक टेक्निकल एक्सपर्ट के पास गया, कहा फ्लैशर टूल यूज करके इसकी IMEI चेंज कर दो, वो 250 रुपया 500 रुपया आपसे लेगा, आपकी IMEI चेंज कर देगा, और आपका मोबाइल फ़ोन हम आपके सामने यूज़ करेंगे, आप क्लेम भी नहीं कर पाएंगे, और पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो पुलिस कहेगी नहीं आपका ये मोबाइल फ़ोन नहीं है, इसका तो IMEI अलग है जो सर आपने अब खरीदा आप था। कह रहे हैं कि इस फोन का IMEI नंबर भी चेंज हो सकता चेंज है? हो सकता है। जो आपका कंप्यूटर है ना, उसका मैक आईडी भी चेंज हो सकता है। अगर आपका कंप्यूटर मैंने चुरा लिया और उसकी मैक आईडी मैंने चेंज कर दी, तो आपके सामने ही कंप्यूटर यूज करूंगा, आप ये कह नहीं पाएंगे कि ये मेरा है। अब आपका क्लोन बना दिया हमने, फेसबुक पे आप ही का क्लोन बना दिया, आप ही की आवाज़ में सारी बातें होने लगी, आपके ही वीडियो फुटेज चलने लगे। आप ये कह नहीं सकती, क्योंकि आप देख के, क्योंकि आज की डेट में AI जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, उसमें रियल वीडियो और दिस सिंथेटिक AI जनरेटेड वीडियो में कोई अंतर नहीं रह गया है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पुलिस के पास या दुनिया में किसी एजेंसी के पास इस तरह का कोई टूल नहीं है कि रियल टाइम में जाने कि ये फेक है या जेन्युइन है। रियल टाइम में नहीं, उसकी फॉरेंसिक करनी पड़ेगी। फॉरेंसिक करने के बाद आप बता पाएंगे कि ये है। तो आप सोचिए, अगर हम और आप बैठे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं हम और आप बैठे हैं, ये हमारा डिजिटल ट्विन भी हो सकता है, बिल्कुल। ये हम दोनों के क्लोन भी हो सकते हैं, और ये बैकग्राउंड CNBC आवाज़ का आ सकता है, और ये टेलीकास्ट भी हो सकता है। लोगों को लगे तो CNBC आवाज़ में प्रोग्राम चल रहा है। फैक्ट ये है कि दो बॉट आपस में दो बात कर रहे हैं। आपस में बात कर रहे हैं, चेहरा त्रिवेणी सिंह का है और आपका है, जी। और बैकग्राउंड में CNBC। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सबको कहता हूं कि आज के टाइम में जीरो ट्रस्ट एक फार्मूला है जनता के लिए। मैं बता रहा हूं, जीरो ट्रस्ट मतलब हमको हर आदमी की हर कॉल, हर मेल, हर टेक्स्ट को डाउट की नज़र से देखना है, डाउट की नज़र से देखना है, और वेरीफाई करना है दूसरे सोर्स से। जब वेरीफाई हो जाए तभी आप समझिए कि क्या पुलिस की जो कॉल थी कि हमारा लड़का या लड़की अरेस्ट हुए हैं, ये फेक भी हो सकता है। पहले हमको वेरीफाई कर लेने दे, बहुत जल्दी नहीं है। ये पैसा देने की बात आ रही है, नहीं हमारा बैंकर नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं, इसको हमको दूसरे चैनल से वेरीफाई कर लेने दो। जी। ये जो मेल है, नहीं ये फेक मेल भी हो सकता है, हमको दूसरे तरीके से वेरीफाई करने। जब आप जीरो ट्रस्ट लेके चलेंगे तो आप बचे रहेंगे। जीरो ट्रस्ट मतलब आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है। हर कॉल को, हर वीडियो को, कि आपकी वीडियो से बात नहीं, कोई जरूरी नहीं कि मेरे बेटे का वीडियो है, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे बेटे की ही आवाज़ है, लग रहा है मेरे बेटे की आवाज़ नहीं, क्योंकि वर्चुअल किडनैपिंग हुई है। वर्चुअल किडनैपिंग मतलब बच्चा आपका क्लास में पढ़ रहा है 6 में, वो बदमाशों को पता है कि इस समय बच्चा आप क्लास में चला जाएगा, मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, उसी समय आपके बच्चे के रोते हुए आवाज़ आई,
और अंकल लोगों ने किडनैप कर लिया है, आप बच्चे से बात कर नहीं सकते, तुरंत पैसा इस अकाउंट में डालो नहीं तो ये मार देंगे। वो आपके बच्चे की रोने की आवाज़ है, वो आपके बच्चे का ही वीडियो रहता है। तो इस तरह का जब जमाना आ गया है कि एआई इस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, जिसमें वर्चुअल किडनैपिंग, वर्चुअल रैंसम मांगे जा रहे हैं, फिरौती मांगी जा रही है, और इस तरह के घटनाएं केरल में हुआ, लखनऊ में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, अब अमेरिका में हुआ, लंदन में हुआ। ये जो डीप फेक जिसको बोलते हैं, जिसको एआई जनरेटेड वीडियो ऑडियो के थ्रू जो क्राइम हो रहे, तो बहुत बड़े बड़े पैमाने पर सेक्सटॉर्शन क्या है, आपका वीडियो मिल गया, मेरा वीडियो मिल गया, इस तरह के टूल्स आ रहे हैं कि उस टूल को यूज करके आपका क्लॉथ हटा दिया जाएगा जिस पार्ट से चाहिए। मतलब कोई जरूरी नहीं है आप ही रहेंगे, आपके जिस बॉडी के जिस पार्ट से हम चाहें वो कपड़ा हटा सकते हैं। इस तरह के टूल्स, एआई टूल्स आ रहे हैं। तो उस एआई टूल को यूज करके सिंथेटिक मार्फ वीडियो, मार्फ ऑडियो, ये सिंथेटिक डॉक्यूमेंट बना करके और धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एआई का ज़माना जो है, जितना पूरी दुनिया का काम आसान कर रहा है, उतनी मुसीबतें भी लाया है। इन मुसीबतों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्या रिस्क हैं, एआई के एप्लीकेशन के क्या रिस्क हैं, एआई के क्या थ्रेट्स हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में एआई के एप्लीकेशन पार्ट पे जाइए कि हमारे काम कैसे आ सकता है, पहले ये जानिए कि एआई का मिसयूज कैसे कैसे होगा, मिसयूज, इस पे जरूर सोचिए। तो ये जीरो ट्रस्ट मैं आपको जो बोल रहा हूँ, जीरो ट्रस्ट और वेरीफाई करें सोर्स को, वेरीफाई